मनाई जाती है, क्योंकि कुछ कारण होगा तभी ना स्वतंत्रता इतनी उल्लास से मनाई जाती है। तो स्वतंत्रता के लिए इतनी खुशियाँ क्यों? क्यों इतनी खुशियाँ हो गई कि हम स्वतंत्रता, आज़ादी आखिर है क्या? क्यों हम कहते कि आज़ादी सबसे अच्छी नीति है और स्वतंत्रता आखिर होता क्या है? कि हम स्वतंत्रता मिला तब स्वतंत्रता से पहले की भूमिका क्या थी, ये सब पूरा कारण है कि 15 अगस्त को ही क्यों हुआ, स्वतंत्रता आखिर होती क्या है, आज़ादी का महत्व क्या है, किसे आज़ाद माना जाएगा, ये सब हो गई था ना, ये पूरा है ना विषय। तो यही सब अब पूरा इसमें देखेंगे कि स्वतंत्रता आखिर होती क्या है, स्वतंत्रता का जैसे कि आज़ादी का मुख्य स्वरूप क्या होता है, 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता क्यों मिली, और जब स्वतंत्रता मिलने के पीछे का इतिहास देखेंगे कि 200 वर्षों तक के हम क्या है, गुलाम थे, 200 वर्षों तक के गुलाम थे। और जो हमारी पूरी नीति मतलब कि हमारा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी स्वरूप में शोषण किया गया, और उस स्वरूप से मतलब कि हम किसी के अधीन, पहले तो राजशाही शासन के अधीन थे, राजा होते थे, राजा के बाद जब ब्रिटेन सरकार आई और धीरे धीरे साम्राज्यवादी नीति लेकर के और हमारे पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। अब हम उसके अनुसार चलने लगे, हम संप्रभु नहीं हैं, सोए नहीं सो सकते, यही ना हो गया। आज़ादी का मतलब अभी आप स्वतंत्र है कि नहीं, आपको मन किया 12 बजे उठे, मन करे तो 2 बजे उठिए, ना मन करे नहीं उठिए, नहीं स्वतंत्र। ये आज़ादी मतलब यही हुआ। एक दिन एक ना पूछे कि काहे नहीं आए, तो सर सोए रह गया। हमके ओरिजिनल में वही आज़ाद है कि उसको मन किया सोए हैं, उठे तो जाएंगे। अतः जब तक पैरेड का गुलाम है कि ना, 4 बजे उठना है तो उठना अनिवार्य, इसी का अधीन चल रहा है, उसका कोई अधीन नहीं ना, वो दम ओरिजिनल स्वतंत्र है, ऐसी स्थिति है। तो स्वतंत्रता जब आगे देख लेंगे कि 15 अगस्त को क्यों हुआ, तब अब जान रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से 45। अब 1939 से 45 में क्या हो गया था कि 2 राष्ट्रों में 2 धुरियों में बैठ गई थी, मित्र राष्ट्र और एक तरफ धुरी राष्ट्र। तो अब जो मित्र राष्ट्र या पहला में था धुरी या केंद्रीय शक्ति, फर्स्ट वाला में था, सेकेंड वाला में धुरी, उसी को केंद्रीय शक्ति कह देते हैं। तो अब इस समय में क्या था कि जापान बहुत पावरफुल था उस समय, पूरा जापान म्यांमार के क्षेत्र तक के पहुंच गया था, पूरा एशिया क्षेत्र तक के पहुंच रही थी। तो अब लास्ट में क्या हुआ कि जापान की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी, और उस तरफ से कौन सब था, मित्र राष्ट्र में जो था उसमें था ब्रिटेन, उसके बाद अमेरिका और यूएसएसआर और इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब थे। तो उनकी शक्ति, अमेरिका उस समय तक के क्या था कि हमला नहीं, जैसे कि ये था यूएसएसआर। अतः ब्रिटेन को लगा कि अब स्थिति दयनीय होती जा रही है। तो उसी समय जापान क्या था कि जापान पर 9 अगस्त 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या होता है, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा दिया जाता है, परमाणु बम। जैसे ही परमाणु बम है तो किसी को मालूम नहीं रहता है कि इतनी ज्वलित घटना घट जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि जब उसको परमाणु बम को गिराया गया तो वहाँ पे क्या 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान था उसमें, टेम्परेचर। मत ये कि हम 40-42 डिग्री सेल्सियस जब हमारा टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, हम जल जाते हैं पूरा। और उस कितना है 4000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर, और उसको गिराने वाला को भी नहीं मालूम था कि इतना घातक बम उसके बाद दोबारा कभी नहीं ना गिरा। परमाणु बम जैसे ही गिराई गई उस समय में इतना ना घातक विस्फोट हुआ कि उसका रसायन आज तक के पर कहा कि वहाँ पे अभी तक के वो भूमि पूरी क्या हो गई, मरुस्थलीय बंजर हो गई कि अभी तक उससे घास भी नहीं निकल पाए। और उसका केमिकल जो था उससे कितना लोग मारे, मतलब मारे गए से मारे गए। अब बाद में बहुत वर्षों तक के क्या हो गया, अपंग, मतलब कि जन्म ले रहे हैं वो अभी किसी तरह से विकलांगता का शिकार। अब इतनी प्रभावित हुई, उसी दिन वो डायरेक्ट क्या बम गिरने के बाद जापान सरेंडर बोल दिया। जैसे ही जापान सरेंडर बोली तो वो जापान जब सरेंडर बोला और मित्र राष्ट्र की जीत हुई तो वो दिन था 15 अगस्त, समझ गए। तो जब इसको भारत को स्वतंत्रता की बातें आई, तो जब भारत स्वतंत्रता होने के लिए कहा
तो इसीलिए लॉर्ड उसमें था ना, क्लेमेंट एटली की सरकारें आ गई थी जो घोषणा कर दिए थे, लेबर पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने घोषणा की कि हम क्या करेंगे, भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो वही स्वतंत्र करने का दिन मुकर्रर हुआ कब, कि 15 अगस्त 1947 को देश को ही स्वतंत्र की गई, क्योंकि इस दिन क्या था, विजय की दिन थी, इसीलिए भारत को क्या किया गया, स्वतंत्र किया गया। अब यही स्वरूप को देखेंगे कि सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस क्या था, 15 अगस्त 1947 यही था। इसी के तो क्या क्या कि भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन पर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो अब यहाँ से क्या जानेंगे कि 15 अगस्त 1947 तक किससे स्वतंत्रता मिली, तो हम जान रहे थे कि किससे, ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। यही ब्रिटिश सरकार के अधीन क्या हो गया, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दी गई। अब स्वतंत्र किया गया 15 इसमें, तो अब यहाँ जब 15 अगस्त को स्वतंत्र होते हैं तो क्या होता है कि इस दिन प्रधानमंत्री जी कहाँ क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। कहाँ से, तो लाल किला के लाहौरी गेट से। लाल किला के किस गेट से, लाहौरी गेट से झंडा फहराते हैं। तो यही सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए, बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्यों बनाए गए, क्योंकि अब देखेंगे कि उस समय में जो नेताएं थे उसमें क्या था कि सबसे बड़ा लीडर कौन थे उस समय में, स्वतंत्रता के समय, महात्मा गांधी जी। अब महात्मा गांधी जी के पुत्र से भी सबसे ज़्यादा चाहिता कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्यों चाहिता थे, अब उस समय में थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है, उस समय में क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी है। तो जब वो सब हैं तो उस समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही गांधी जी क्यों चुने, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो मॉडर्नाइजेशन ख्यालात का है, मॉडर्न सोच रहे हैं, लेकिन गांधी जी इन्हीं को क्यों चुन लिए। तो अब गांधी जी को इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चुनने के पीछे कारण था कि क्या था कि जो उस समय में सांप्रदायिकता, जान रहे थे कि विभाजन काल इसी समय कब माना जाता है, 14 अगस्त ये भी बताएंगे कि क्यों घोषणा पहले ही पता चल गई थी, योजना बन रही है ना कि विभाजन कर दी जाएगी, 3 प्रांत बनाया जाएगा, लेकिन 14 कहा कि उस समय में सीमा निर्धारित नहीं है। क्यों बताया कि बाद में ही 15 अगस्त 1947 को या 14 से 15 अगस्त को ही क्या किया जाएगा, बताया जाएगा क्या कि सीमा जो निर्धारित होगी वो रेड क्लिफ सीधा लाइनें होगी, अब कहाँ कहाँ से गुजरेगी, क्योंकि पहले नहीं बताई गई थी। पहले नहीं बताने के पीछे कारण था कि अंग्रेज भी संदेह में थे और डर की भावना में थे, और क्योंकि वो जान रहे थे कि सांप्रदायिकता शुरू से जो 1887 से बीजारोपण है विभाजन का, विभाजन हिंदू मुसलमान नहीं किए हैं। उस समय जो विभाजन हुई तो विभाजन कौन है, विभाजन कौन हिंदू मुसलमान नहीं किए थे, वो अंग्रेज की ही नीति थी। किसकी नीति थी, अंग्रेज की ही नीति थी। क्या है, विभाजन का, क्योंकि 1887 ईस्वी में जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसी समय में क्या कर दिए थे जो वायसराय रहते हैं, वो डायरेक्ट मुस्लिम संप्रदाय को, ये क्या कह रहे थे, मुस्लिम संप्रदाय को इतना उछालने के पीछे कारण क्या था। तो जो हम चाह रहे थे कि शुरू में जो मॉडर्नाइजेशन अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन प्रारंभ हुआ, तो उस समय अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन प्रारंभ होने के समय में क्या था कि
थ्योरी आई थी ना, जैसे कि उस समय में अंग्रेजी शिक्षा के समय 1853 समय में, तो 1800 मैकाले की शिक्षा आई थी। तो उस समय में क्या था कि एक नई शिक्षा प्रणाली आई, उसमें क्या था कि कह रहा था कि छन छन के, मतलब कि पहले ऊपर वाले को शिक्षा दीजिए, क्योंकि पूरा भारत को हम शिक्षित नहीं कर सकते इतना जल्दी, उतना हमारे पास साधन भी नहीं है। तो आप ऊपर वाले को शिक्षित कीजिए, वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो दूसरा को करेगा, तीसरा को करेगा। तो छन छन मतलब कि एक को छानेंगे तो दूसरा परत, तीसरा परत, वो धीरे धीरे छनते छनते कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और नीचे वाले लोग भी शिक्षित हो जाएंगे। अब बाद में तो क्या हो गया, क्राइटेरिया बना दी गई। अब जो संप्रदाय था जातीय संप्रदाय, उसमें क्या कर दी गई कि वो अपने क्राइटेरिया बना लिए और गोरा को घेर लिए। और गोरा के घेरने का क्या कारण था कि वो कह दिए क्या कि अगर नीचे वाला कास्ट को अगर शिक्षित करे तो वो हमारे समान धारा में आ जाएगा, जमींदारी प्रथा चलने लगती है। तो अब वहाँ पे वो क्या कर लेते हैं कि अपने दायरा को ऊपर ही रख लेते हैं, मतलब कि अपने ही कास्ट को शिक्षित करिए और नीचे वाला अनजान ही रहे, ऊपर पहुंच ही नहीं पाए, नीचे वाला इसके कारण में पीछे रह गया। उसके बाद था कि जो हिंदू समाज थी, हिंदू समाज में पहले ही शिक्षा का प्रचलन चालू हो गया, और मुस्लिम संप्रदाय थे वो हिंदू समाज से कितना 50 वर्षों बाद शिक्षा ग्रहण चालू की। समझ गए? इसके कारण क्या हो गई कि मुस्लिम संप्रदाय पिछड़ापन के कारण हो गई, उसमें शिक्षा की आई, लेकिन शिक्षा क्या है, बहुत देरी से, 50 वर्षों के बाद से क्या हो शिक्षा आई। तो उसमें उनको उस समय में क्या था कि उतने चीज़ों को वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो वो क्या किया कि अब इसमें भी संदेह, कुछ ऊपर वाले लोग जो थे वो अपना हित चाह रहे थे। तो अब वैसा हो गया यहाँ पे कि क्या कर दी कि क्राइटेरिया को बांट दिया गया। और 1887 जैसे 1885 ईस्वी में क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कांग्रेस की स्थापना होने के बाद क्या कर दिया, जो गवर्नर वायसराय रहते हैं उस समय 1887 ईस्वी में कह देते हैं कि क्या करिए, आप अपनी नीति को, मतलब क्या करिए कि आप अपना एक संगठन बनाइए। आप क्या है कि वो जो संगठन है, तो कांग्रेस में भी जो स्थापना हुई है उसमें मुख्य रूप से पूरा हिंदू समाज के भी लोग हैं, मतलब अन्य धर्म के है या ऊपर के लोग कास्ट, मतलब कि जो उसमें हुआ है सो। तो वो कहा कि वो क्या है कि आप एक अलग अपना नेतृत्व के लिए मांगे करिए। 1887 ईस्वी में क्या मुस्लिम लीग की जो गठन की बातें होती है, उसी समय उसका बीजारोपण हो जाता है कि एक नया संगठन बना लीजिए। समझ गए? तो जैसे ही वहाँ पर बीज रोपा गया, वही आगे चल करके 1906 ईस्वी में क्या होती है, मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। समझ गए? तो अब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था एक, अब वहाँ से नया संप्रदाय को चालू हो गया कि अपना एक व्यक्तित्व की मांग कर रही है। तो अब जैसे ही, क्योंकि वो पहले से ही आहत है, कब से, 1857 की क्रांति से। अब तक का पीछे चल जाएंगे तब यहाँ पर आएंगे। समझ गए? अब इतना पूरा चाल समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना चाल इतना तक के। अब यहाँ तक ये सब समझ गए, मिटा के चले आगे, तनका इतिहास में चलते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम क्या कि अंग्रेज के शासन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बाद में क्रिया चालू होगी आज़ादी स्वतंत्रता के, तनका चलते हैं मुगलिया के ओर। मुगलिया के ओर में चलेंगे, अंग्रेजी से प्रथा चालू हो जाती है। तो सबसे पहले में देखेंगे कि कह रहा है, अंग्रेज आया ना तो अपने आप को एकदम सीधा साधा साबित कर लिया। अंग्रेज कहा क्या कि हम बेखबरी के दौर में आए, मुझको कोई खबर नहीं है। ना कहता है कि बेखबरी में है, प्यार ऐसी हो गया, हमको इरादा कोई नहीं था ना, कोई नीति बंद तरह से आया है। तो वही वो कह रहा था, कौन, ये अंग्रेज आया था, कहा कि हम बेखबरी के दौर में, मतलब कि क्या है कि हम तो डायरेक्ट यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन जब व्यापार करने के लिए तो भारत को स्थिति को देखे ना कि वो सभ्य नहीं है चला पाने में, तो हम उनको सभ्य बनाने के लिए उनकी प्रशासन को अपने अधीन लिए। हमारा कोई ऐसा विचार नहीं था कि हम आप पर शासन कर। तो अब भारत वाला बोला कि अरे भाई ये कैसे बात है कि आप बेखबरी के दौर में आइएगा और शासन करने का उद्देश्य नहीं है, व्यापार करने, तो व्यापार करिए, जाइए ना भाई घर आए, तो आप तो पूरा प्रशासन। तो भारत का इतिहासकार ने प्रूफ कर दिया कि नहीं, आप कोई बेखबरी के दौर में नहीं आए हैं, आप योजनाबद्ध तरीका से आए हैं। मतलब कि आप योजनाबद्ध तरीका से आए हैं, आपका पूरा योजना है, हम बताते हैं कि कैसे योजना हुआ। तो अब यही योजना देखेंगे कि कैसे ब्रिटेन हमको कहाँ से गुलाम बना लिया।
देखेंगे ना इतना क्राइटेरिया। तो अब गुलाम बनाने की प्रक्रिया को देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, 28 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी आए। तो देखिए 1600 ईस्वी में कौन आए? EIC, ईस्ट इंडिया, इसको कह सकते हैं BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब क्या था? पूर्वी की तरफ इंडिया में क्या करना? व्यापार करने के लिए। तो जो भी व्यापार पश्चिमी क्षेत्र से आएंगे ना, जैसे पुर्तगाल, फ्रांस, डच, वो सब कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, क्योंकि ईस्ट इंडिया मतलब कि कंपनी आई कहाँ लगाई? इंडिया में, पूर्वी के क्षेत्र में। हम पूर्वी में पड़े, वो हमारा पश्चिमी, पर वो क्या है? यूरोप पश्चिम की तरफ है। वर्ल्ड मैप पे देख लिए थे, पश्चिम की तरफ एरिया होती है। अब वो क्या होता है कि जो ये है, हम हो गए सब कौन तरफ हो गए? पूर्वी की तरफ हो गए, हुए ना। तो अब हमको वो कहा कि क्या है कि हम जो आए हैं, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, EIC आई ना 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी फरमान लेकर के आया था। तो जो उस समय में फरमान था क्या? व्यापार करने के लिए। तो कहे अगर 28 दिसंबर 1600 ईस्वी के जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ये कहाँ हुई? ब्रिटेन में हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब कंपनी जब यहाँ पे आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहने का मतलब, तो अब यहाँ पे व्यापारी फरमान जारी हो गई। अब व्यापार फरमान जैसे ही जारी हुआ व्यापार करने के लिए, तो आगे चल करके क्या हो गया कि उसको अब व्यापार हो गई। तो व्यापार करना जैसे ही प्रारंभ हो गया, तो व्यापार जैसे ही प्रारंभ हो गई तो अब व्यापार करना चालू हो गए। लेकिन जैसे ही व्यापार करते करते क्या था कि उनको शासन थी कि बंगाल ये क्षेत्र वाला में, तो अब वहाँ से अब मेन जो चालू होता है प्रशासन, वो प्रशासन कहाँ से चालू हो जाता है? 1757 और 1764, 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध। अब जैसे ही 1757 1764 का बक्सर का युद्ध जब होती है, अब उस बक्सर के युद्ध होने के बाद कौन 3 क्षेत्र को? बिहार, बंगाल और उड़ीसा, 3 क्षेत्रों को क्या होता है? अब उससे पहले कहीं पर से क्षेत्र को हमको हमारा अधीन नहीं लिया था। अब वहाँ पे तीनों क्षेत्रों को हमारा अधीन ले लिया, और अधीन लेने के क्रम में क्या हो गया कि अब जैसे ही उस क्षेत्र को हमारे अधीन लिया, तो अब वहाँ पे उसकी दीवानी मतलब क्या कर दिया कि अब जो वो प्रांत के जो राजा हैं उनको क्या कर दी गई कि एक भूमि को कह दिया कि चलिए आपको इतना पैसा इस ज़मीन को दिया जाएगा। लेकिन उस क्षेत्र पर अब किसका अधिकार हो गया? अंग्रेज को, ब्रिटेन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को हो गई। तो अब वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगा? प्रशासनिक स्वरूप में अब अपना प्रशासन सेनाओं को एकत्रित और उस क्षेत्र पर आगे रखना चालू। तो यहीं से 1757 ईस्वी से 1764 बक्सर का युद्ध से अब चालू हो जाता है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था। यहाँ से कंपनी शासन करना प्रारंभ कर देती है कि ना। तो अब यहाँ से कंपनी की शासन चालू होगी, और यही कंपनी का शासन आगे जा करके क्या हो जाएगा? 1858 ईस्वी, 1857 की क्रांति होती है, और 1858 ईस्वी में क्या आ जाएगा? भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आ गया। तो यही 1858 ईस्वी में जब भारत शासन अधिनियम आया, तो यहाँ जो था 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी, तो ये था कौन सी? कंपनी की शासन प्रणाली। और 1858 ईस्वी के बाद में कौन सा आ गया? भारत शासन अधिनियम। तो अब यहाँ से हमको क्या करना, क्या हो गया कि डायरेक्ट अब हम किसके अधीन चला गया भारत? क्राउन, ब्रिटेन के अधीन। मतलब यहाँ से किसके अधीन चली गई? ब्रिटेन के अधीन। और क्राउन का शासन, तो जो पहले गवर्नर जनरल था, गवर्नर था भारत का गवर्नर जनरल, अब भारत का गवर्नर जनरल को पद क्या कर दिया गया? वायसराय कर दी गई। अब यहाँ से क्या हो गया? 1858 ईस्वी के बाद भारत शासन अधिनियम से 1800 क्या हो गया? वायसराय हो गई। तो जैसे ही 1858 की क्रांति हुई, क्रांति के बाद क्या हो गया कि समझ में आ गया ब्रिटेन सरकार को कि क्या है, भारत एक क्या है कि जो शासन जो पहले चला रहे थे इसी तरफ से, अब शासन लंबे समय तक को अगर शासन को चलाना है तो हमको क्या करना होगा
इसको अब इसमें कोई नई नीति लानी होगी, जो मुस्लिम और जो क्या है दूसरे समुदाय हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म हिंदू दोनों में क्या डालना होगा, फूट डालनी होगी। फूट डालो और शासन करो की नीति। समझ गए। तो हम लोग ना आपसे जैसे कि लगता रहता था कि हिंदू मुस्लिम में किए, लेकिन कराने वाला कोई आप विविधता डालने वाला है ना। अब उसको समझ में आ गई। उस समय सेना को तोड़ करके अलग भी कर दी जाती है, जो अनुपात रहता है उस अनुपात को खत्म करके नई अनुपात में सेना को बना दिया जाता है। समझ गए। अब उस समय में तो अब यहाँ से दौर चालू होगा और लगता है कि कोई नियंत्रित करने वाला क्या चाहिए हमको, शासन व्यवस्था चलाने वाला। मतलब कि अब उस समय में 1857 की क्रांति हुई तो उस समय बहुत सारा अलग अलग बटी हुई है। कोई पटना से लड़ रहा है, कोई अवध से लड़ रहा है, कोई लखनऊ से लड़ रहा है, तो वह अलग अलग क्षेत्रों से सब लड़ रहा है ना। तो किसी का एक तीर नियंत्रित नहीं है कि एक संगठन हो कोई। तो अब लगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब किसी तरह से लिखा रहता है कि भारत अपने आप को जन थे जो जनता, वो थोड़ा क्या हो गया कि वहाँ से समझदार हुए 1857 की क्रांति के बाद बुद्धिजीवी सब। अब वो एकत्रित करके क्या किया गया कि एकत्रित हुए किसी तरह से जनधारा को जोड़ते जोड़ते 1857 के बाद, और 1885 ईस्वी में वो एक संगठन खड़ा कर लिए कांग्रेस, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए। तो अब जो कांग्रेस 1885 ईस्वी में जो स्थापना हुई, तो अब कहें कि जो वो कांग्रेस, लेकिन दूसरा बोले क्या कि नहीं, ये जो उपज थी वो क्या थी कि लॉर्ड डफरिन की उपज थी। क्योंकि कहा कि जो उस समय सिविल सेवा के जो पदाधिकारी रहते हैं, ब्रिटेनिय पदाधिकारी, अब कौन सा, तो एओ ह्यूम थे ना, ऑक्टेन ह्यूम। तो एओ ह्यूम है जो, वही एओ ह्यूम की उपज कहा कि उस समय में डफरिन द्वारा ही उसको, अब सब राइटर ऐसा ऐसा कह रहा है, आपको न लगे तो आप अपना जाकर के फिर से अध्ययन करिएगा। उसमें कहा गया कि एओ ह्यूम जो थे उनको डफरिन के द्वारा आदेश के अनुसार स्वरूप कहा कि कोई ऐसी संस्था खड़ा कर दीजिए कि कोई पूरा भारत को नियंत्रित कर सके। मतलब कि उसके पूरा भारत का मास का एक संस्था हो, अगर कोई दिक्कत हो ना, क्योंकि शासन अब चलने लगी है और भारत पर शासन करना हमारा उपदेश है। अब बार बार यहाँ से संशोधन होकर आएगा, मतलब भारत शासन अधिनियम चालू हो गई शासन करना। तो अब ब्रिटेन से अति संसद से न कानून पारित होकर यहाँ की आया ना 1858, 1900, अब आ जाएगा 1909 का पार्लियामेंट, फिर 1919 का अति चेम्सफोर्ड, 1935 का भारत शासन। तो अब वहाँ से बन के आ रहा है। तो इस स्वरूप में अब क्या हो जाना चाहिए कि कोई हमको एक संगठन होनी चाहिए जो उस संगठन को क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। ये चालू हो गई। तो अब वही, अब कोई कहता है कि नहीं इसी तरह से जनधारा, तब दोनों का पक्ष दिख रहा है। तो अब वहाँ पे 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है, और वही कांग्रेस के अधिवेशन होने के बाद वो क्या होता है कि एक संगठित एक संस्था के रूप में उभर कर आता है। और यही संस्था क्या करती है, प्रत्येक वर्ष क्या करते रहता है कि प्रत्येक शहर में रखता है ना, जैसे कभी कानपुर में रखा, लखनऊ में रखा, तो वही प्रत्येक शहर में उसके बाद अधिवेशन होना चालू हो गया, कांग्रेस की अधिवेशन, जिसको कहा जाता है कांग्रेस की बैठक या कांग्रेस की अधिवेशन। अब उस अधिवेशन में क्या होना चालू हो गया, कांग्रेस अधिवेशन में एकत्रित होना चालू हो गई। अब इस अधिवेशन में एकत्रित होने के स्वरूप में अब आगे प्रशासन चलना प्रारंभ हो गया चालू। अब 1885 से जैसे ही आगे एक संगठन हो गई, उसी संगठन के स्वरूप में अब क्या हो जाएगा कि 1906 फिर से 1887 ईस्वी में क्या हो जाता है कि उस समय में क्या हो जाता है कि जो वायसराय रहते हैं वो मुस्लिम संप्रदाय को क्या कहते हैं कि ये जो संगठन है क्या कर रहा है, अति हिंदू धर्म के समुदाय को नियंत्रित क्या कर नेतृत्व कर रहे हैं। से आप कोई ऐसी शासन मतलब एक अपना संगठन बना लीजिए जो क्या करे, मुस्लिम संप्रदाय का नेतृत्व कर सके। समझ गए। तो वही मुस्लिम संप्रदाय के नेतृत्व कर सके, इसीलिए आगे चल करके क्या हो गया कि मुस्लिम के नेतृत्व के लिए क्या हो गया, 1906 में मुस्लिम लीग की गठन की गई। अब ये चलने लगा कहानी 1906 से। फिर आगे उसी के परिणाम स्वरूप क्या हो गया, 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आ गया। अब मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम में उस समय में क्या किया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ला दी। अब विविधता डल गई, जिसको फूट डालो क्या हो गया
कि फूट डालो और शासन की नीति चालू हो गई। अब यही आगे चलते चला गया, तीसरा काल वाला में जब चले जाएंगे तो अब वहाँ से 1919 ईस्वी, तो अब इसमें सेकेंड ये बीच वाला काल में हमारा आ गया प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध जो आया वो कब था? तो 1914 से 18। 1914 से 18 ईस्वी में कौन आ गया? प्रथम विश्व युद्ध आ गया। इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद, अब प्रथम विश्व युद्ध में हुआ, उस प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हो गया कि आगे प्रारंभ हो गया 1919 ईस्वी का आ गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1919 ईस्वी का कौन आया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। तो इस 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या कर दी गई कि इसमें कहा कि बहुत सारा चीज़ें जो होगी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में अधिनियम आया। इस अधिनियम के क्या कहा कि भारत की शासन प्रणाली में बहुत सारी अधिकारें दी जाएगी, लेकिन कहा कि यह भी गलत हो गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। किस कानून के तहत? रॉलेट एक्ट कानून। रॉलेट एक्ट कानून जो आया वो क्या था? 1919 का रॉलेट एक्ट कानून। तो कहा, जिसको कहा किसकी संज्ञा दी गई थी? काला कानून का। कौन सा कानून? काला कानून। तो यही रॉलेट एक्ट कानून जब आया, काला कानून की संज्ञा दी गई। तो इस काला कानून से ये हो गया कि ये कहा कि जो आप दावाएं कर रहे हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का, ये क्या है? कोई सत्यता नहीं। आप इतने बड़े कानून के अति क्या कर रहे हैं कि ऐसा कानून लाने, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, और आप कर रहे हैं कि हमको अधिकार दे रहे हैं। कहाँ से ये सत्यता बैठती? एक मुंह से तो कुछ और बोलते हैं, दिखाते कुछ और है, कोई सत्यता नहीं है। अब इसी क्रम में अब जो इतना काल चल रहा है, अब सबसे बड़े लीडर का एंट्री होगा। कौन आएंगे? आगमन होगा। अब नए इसी के स्वरूप में नया आगमन हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस में। महात्मा गांधी आएंगे। अब उससे पहले क्या है कि बहुत लड़ाई चल रही है, नरम दल, गरम दल, ये सब अभी लड़ाई चल ही रही है। गरम दल आ गया तो गरम दल के अवशेष में ही ये सब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये सब लाया गया। अब इसी के क्रम में चलेंगे तो बहुत लंबा खिंचाएगा, कितना देर खींचे। ये हो गया यहाँ से। तो अब महात्मा गांधी जी आए। अब महात्मा गांधी जी के कब हुआ यहाँ पे आगमन? पहले अभी दक्षिण अफ्रीका थे, दक्षिण अफ्रीका के जो नीति चलाए वहाँ पे सक्षम होने के बाद महात्मा गांधी भारत में प्रवेश किए। अब भारत में प्रवेश करने के स्वरूप में महात्मा गांधी कब यहाँ पे आ गए? 1915 ईस्वी में। 1 वर्षों तक के भ्रमण किए। उनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। अब उनसे मिलने के बाद वो सीखे कि हमको क्या, जो गरम दल या नरम दल पहले से चल रही है, इनका रूप क्या था? अहिंसावादी नीति। कौन सी नीति थी? अहिंसावादी नीति थी कि हमको क्या करना है कि अहिंसा पूर्वक अपनी स्वतंत्रता लेनी है। समझ गए? किसके पूर्वक लेनी है? अहिंसा पूर्वक। तो अब यही महात्मा गांधी जी जब आए 1916 ईस्वी के बाद क्या हो गए? लखनऊ अधिवेशन होती है। अब यहाँ से पहला जन आंदोलन चालू कर देते 1917 ईस्वी में। कौन है? चंपारण। चालू कर देंगे महात्मा गांधी 1917 में। चंपारण सत्याग्रह। फिर 1918 में कौन सा? अहमदाबाद मिल मजदूर। उसके बाद फिर 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर। उसके बाद खेरा सत्याग्रह ये चालू करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट 1919 का रॉलेट एक्ट काला कानून आती है और सबसे पहला आंदोलन खड़ा कर देते हैं। कौन सा? जन आंदोलन 1920 ईस्वी में असहयोग। तो कहा कि 2 जन आंदोलन मुख्य रूप से देखा जाता है, एक आपका असहयोग आंदोलन और एक भारत छोड़ो आंदोलन। कौन 2 आंदोलन? एक असहयोग। तो जो 1920 से 30 का काल था,
जिसमें असहयोग से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की काल माना जाता है। तो ये जो काल था सो एक आपका काल था 1940 के बाद, एगो 1920 के बाद और एक 1940 ईस्वी के बाद। तो कहा कि ये दोनों काल में अंतर है। जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह से चालू होगा भारत छोड़ो आंदोलन तक के, तो अब कहा कि यहाँ का कंडीशन अलग है, ये जन आंदोलन चालू हुआ है सो, और यहाँ का कंडीशन अलग है 1940 ईस्वी का कंडीशन, क्योंकि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चल रहा है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे भी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, लेकिन ब्रिटेन क्या है, शक्तिशाली ही है। 1940 ईस्वी का जब काल चल रहा है यहाँ पे ब्रिटेन की स्थिति, यहाँ का आंदोलन भी बहुत जोर शोर पर ऊपर चल गई है मास लेवल पर। यहाँ पे क्या है कि अभी ब्रिटेन शक्ति में है और उतना पूरा मास लीडर पे आगे बढ़ा नहीं है। यहाँ पे क्या है, उग्र बहुत आगे हो चुका है आंदोलन। अब यहाँ पे आंदोलन पूरा क्या हो रहा है कि अब मांगे में ब्रिटेन नीचे आ गए, क्योंकि जो भी राष्ट्र साम्राज्यवादी नीति के तरफ था वो सब स्वतंत्र होना चालू हो गया है। और स्वतंत्र होने के बाद में उस समय में ब्रिटेन सबसे पावरफुल था। अब 1939 से 45 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई तो अब विश्व का सबसे पावरफुल देश कौन उभर कर आ गया, दो देश। एक देश आया कौन, यूएसएसआर सोवियत संघ रूस, और एक आ गया अमेरिका, दो आ गया। अब उस समय में मुख्य रूप से पूरा दौर चल रही साम्राज्यवादी का यूएसएसआर है। वो यूएसएसआर किसको सपोर्ट करता है, तो उसमें क्या है, अति समाजवादी वो अपनाया हुआ है। तो वो साम्राज्यवाद को नहीं समाजवादी व्यवस्था को अपनाता है, इसीलिए साम्राज्यवादी की दौर कमजोर होती जा रही है। अब वहाँ 1940 ईस्वी में साम्राज्यवादी की दौर में क्या हो जाएगा कि जो यूएसएसआर है, सोवियत संघ रूस है, वो सोवियत संघ रूस क्या हो गया कि यहाँ पर में अब उसकी ये हो गई कि वो भारत को क्या कर रहा है, अमेरिका और रूस है वो दोनों समर्थन कर रहा है कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। तो अब वो बाध्य है। लेकिन अभी 1920 ईस्वी का जो काल चल रहा है, ये 1920 ईस्वी के काल असहयोग आंदोलन के समय में अभी ब्रिटेन पावरफुल है। तो ब्रिटेन अभी किसी स्वरूप में दबा देगा। तो गांधी जी की ये नीति भी मानी जाती है कि गांधी जी अहिंसक नीति को अपनाने के पीछे ये भी मुख्य कारण था कि इस समय में कोई भी अगर विरोध किया जाए तो डायरेक्ट क्या कर रही है कि ब्रिटेन ये मनसाही में नहीं है कि वो हमको स्वतंत्र या हमको अधिकार पूरा दे सके। तो हम उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने अधिकार को मांग करेंगे। यही असहयोग आंदोलन में प्रारंभ हो जाता है। यही असहयोग आंदोलन में अब कहेंगे क्या, गांधी जी की नीति आती कि सबसे पहले किसी भी देश को पावरफुल बनने के लिए उसकी अपनी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। जब अर्थव्यवस्था संपूर्ण होगा तभी, हम बताए थे ना कि राजा बनने के लिए 3 फार्मूला कायम होती है। ई बता दिए थे, एजुकेशन, इकोनॉमी और एम्पायर। मतलब कि किसी को भी सबसे पहला राजा बनने के एजुकेशन, वहाँ की शिक्षा मजबूत होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जो विवाद था कि मुस्लिम की मांगे हुई और उसमें दोनों में फूट डालने की शासन का जो अंग्रेजी की नीति थी, तो अंग्रेज क्यों कायम हो गए, क्योंकि अंग्रेज क्या किए थे कि यहाँ का शिक्षा विभेद था। मतलब शिक्षा लेट से चालू होने के बाद मतलब क्या हो कि दोनों जो समुदाय वो उच्च शिक्षा रूप से संपन्न एकदम नहीं थे, जिसमें क्या हो कि दोनों में भेद डालने में सफल हो गया ब्रिटेन, यही ना हो गए। तो वही सबसे पहला बात था एजुकेशन। एजुकेशन के पास कहा कि शक्ति को, आपको किसी भी शक्ति को बनाए रखनी है तो उससे पहले आपका क्या हो जाएगा, एम्पायर, मतलब कि इकोनॉमी, पैसा कमानी होगी। तो अब कहा कि एजुकेशन तो आ चुका है 1920 ईस्वी तक के, एजुकेशन आ चुका है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हमको इकोनॉमी रूप से भी संपन्न बनना है, आर्थिक व्यवस्था रूप से संपन्न होगी तभी ना हम प्रजा को खुश रख सकते हैं, तभी ना हमको देश की जो जनता हमको समर्थन करेगा, नहीं तो ब्रिटेन को समर्थन करेगा। तो अब यहाँ पे आगे उसके बाद कहा कि जब हमारे पास एजुकेशन भी आ जाए या इकोनॉमी भी आ जाए तब तीसरा ई आएगा, कौन सा हमारा पास, एम्पायर। मतलब कि अब साम्राज्य, हम अपना साम्राज्य, हम अपनी स्वतंत्रता, भारत को संप्रभु हम स्वयं चलाएंगे, हम भारत का मालिक, स्वराज्य हमारा, हम निर्धारित करेंगे कि क्या होनी चाहिए। तो आया तीनों पॉलिसी, आया ना, ई तीनों पॉलिसी। तो यही तीनों पॉलिसी यहाँ पर आ गई, कौन सी, तो यही 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन के बाद में इसको क्या हो गई कि जो घटना हो गया, कौन सा, 1922 ईस्वी में चौरा घटना हो गया। तो 1922 ईस्वी को जो आपका
1922 ईस्वी का क्या हो गया कि चौरी चौरा घटना हुआ। तो इस चौरी चौरा के घटना के बाद भी क्या हो गया कि तुरंत गांधी जी कहे कि ये जन आंदोलन इतनी फैली हुई है, तुरंत गांधी जी कहे कि नहीं, हम इसको नहीं रखें, क्योंकि हम कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। इसीलिए वो तुरंत कहे कि हम इसको वापस ले लेंगे। किसको? चौरी चौरा कांड को वापस, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेंगे। इसीलिए गांधी जी तुरंत असहयोग आंदोलन को क्या कर लिए? वापस ले लिए। अब जैसे ही वो वापस लेने के लिए तो ये घटना हो गई, इसमें गांधी जी को सजा भी हुआ, 6 साल की सजा होती है। लेकिन उनको क्या है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उनको क्या कर दिया जाता है? 1924 ईस्वी में स्वतंत्र कर दिया जाता है। 1922 ईस्वी में क्या होगा? उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, 6 साल की सजाएं होती है। लेकिन 1924 ईस्वी में क्या होता है? उनको स्वतंत्र कर दी जाती है। तो अब एक ये भी कारण यहाँ पे हो जाती है कि उनको स्वतंत्र कहा स्वास्थ्य स्वरूप में। तो कहा कि जब गांधी जी अंदर थे तो बाहर कोई भी नेता क्या कर रहा है कि ब्रिटेन जिससे बात कर सके। गांधी जी को इतना लंबा, उनको डायरेक्ट इतना आदमी को फंसा के दे सकते हैं, तो गांधी नेतृत्व कर रहे थे तो उनको फांसी की सजा ना दे सकते थे। लेकिन उन ब्रिटेन को नहीं देने का कारण था कि उनका पूरे जो उनको प्रभाव था गांधी जी का, वो पूरे भारत पे उनका प्रभाव था। मास लीडर थे, प्रत्येक मास पे व्यक्ति पे उनका प्रभाव था। और वो एक शब्द में क्या करते थे कि पूरे को क्या करते, कोई भी आंदोलन को शांत करा सकते थे और कोई भी आंदोलन को क्या करा सकते थे, एक बार में क्या करा सकते थे कि उसको दबा सकते थे या उजागर। तो कहा ब्रिटेन की सबसे अच्छा जो है इसको संचालित करने वाला, जो हम उससे बातें कर सके, उसमें सबसे अच्छा कौन है? तो गांधी जी। अब जैसे ही अंदर गए गांधी जी, तो अब यहाँ पे पूरा हलचल मच गया कि बाहर से कोई भी अब नियंत्रित या संगठन को संचालित करने वाला नहीं है। अब ब्रिटेन अपनी बातों को अब कहाँ पे रखे? समझ गए कि सबसे ज़्यादा प्रभाव उन्हीं के बीच में है। तो अब यहाँ से जैसे ही गांधी जी अब यहाँ से क्या हो गए कि जैसे ही यहाँ से हटे 1923 ईस्वी में क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी की गठन हो जाएगी। किसकी? स्वराज पार्टी की गठन हो गया। किसका हो गया 1923 ईस्वी में? स्वराज पार्टी का गठन हो जाएगा। तो स्वराज पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य क्या था कि उसको मंत्रिमंडल जो चुनावी है उसमें परिवेश करके अंदर से जाके बहिष्कार करना। वो कहा कि अगर हम इसमें, पहले तो सब रहते कि नहीं, इसको क्या करना चाहिए कि असहयोग आंदोलन वापस लेना नहीं चाहिए, इतना जनसंपर्क आंदोलन है, इतना प्रभाव फैला हुआ है। लेकिन बाद में गांधी जी लेते तो ये स्वराज पार्टी, कौन? मोतीलाल और चित्तरंजन दास जी, ये दोनों स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। और इसमें कहता है कि उनको अंदर से चुनावी प्रणाली में हमको भाग लेना, अंदर से जा करके बहिष्कार कर। तो अब ये एक काल चल रहा है 20 से 30 तक के काल। उसके बाद 20 से 30 तक उस पर आगे चले जाएंगे। अब उसके बाद चालू हो जाएगा कौन सा कि अब आपको साइमन कमीशन आएगी प्रत्येक वर्षों को जांच करने के लिए। उसके बाद साइमन कमीशन जैसे ही आता है, उसके बाद साइमन कमीशन के रिपोर्ट आने के बाद अब क्या होता है, नमक कर लगा दी जाती है। नमक कर करने का अब गांधी जी क्या करते हैं कि दांडी यात्रा प्रारंभ कर देंगे। गांधी जी कहते हैं कि यही एक छोटा मुद्दा को वो बड़ा बनाते हैं कि भारत की आवश्यकता छोटी छोटी चीज़ों की है। तो वो कहा नमक है ना, वो कहा कि नमक एक बहुत बड़ी क्रांति के स्वरूप में आ सकती है। तो क्यों? तो नमक है वो क्या है कि हर एक घरों में रसोईया में यूज किया जाता है। और इस कर के लिए लड़े तो पूरा भारत के लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो वही क्या करते हैं कि दांडी मार्च प्रारंभ हो जाती है। दांडी मार्च के जैसे ही खत्म होने के बाद आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म होने के, सविनय अवज्ञा चलता है, उसी में गोलमेज सम्मेलन आ जाएगा। गोलमेज सम्मेलन में के बाद अब इसमें अति नेता सब आएंगे, कौन? अति अम्बेडकर आएंगे। अब अम्बेडकर से होगा सो अति समझौता होता है सो। अब जैसे ही उसके बाद 30 के जैसे ही आगे चले जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी कौन है? तो 1920 ईस्वी में ICS की परीक्षा पास करके, जैसे उस समय परीक्षा पास किए थे, और उसके बाद क्या हो गई थी, जो घटना घटित हो गई थी, इसी घटना घटित के स्वरूप में क्या हो गया कि उस समय उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी क्या त्यागपत्र दे देते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ना
प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ पे त्रिपुरी कांग्रेस की जो बैठक होती है, इसमें अध्यक्ष कौन चुन लिए जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी। और सुभाष चंद्र बोस जी को चुनने के बाद उसके बाद क्या होता है कि फिर 1939 ईस्वी में क्या होता है, कांग्रेस की चुनाव होती है अध्यक्षता पद के लिए। तो इसमें गर्मवादी, अब 1939 ये आ गया, तो अब सेकेंड वर्ल्ड वार के संदर्भ में देख लेते, तब आज़ादी तक हम पहुंचेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार कब है? 1939 से 1945 ईस्वी। तो 1939 से 1945 के संदर्भ में देखें तो इसमें क्या चल रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के संदर्भ में हो गया आपका कि यहाँ पे अब क्या है कि भारत को कह रहा है, किसको? कि भारत क्या है? उपनिवेश है। किसके उपनिवेश है? ब्रिटेन की उपनिवेश है। तो ब्रिटेन के उपनिवेश है, तो इसको समर्थन करने के लिए कह रहा है कि चलिए आप क्या कर दीजिए, समर्थन कर दीजिए। किनको? भारत को। तो भारत अब कह रहा है कि भाई हम कैसे समर्थन कर दे? तो वो कह रहा है कि जो फांसीवाद चल रहा है, नाजीवाद और फांसीवाद जो चल रहा है, उसके विरोध में एक क्या है, समाजवाद, या जो समाजवाद है या थी समानता या कहे कि गणराज्य या लोकतांत्रिक सरकारें है, इसका समर्थन किया जाए। तो भारत बोला कि अरे भाई हम तो खुद स्वतंत्र है ये नहीं, हम कैसे समर्थन कर दे। लेकिन वही 1939 में डिबेट चालू हो जाता है कि गांधी जी कहते रहते हैं कि नहीं, जो उनका है, जैसे कि गांधी जी के अलग मत रहते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी का अलग मत रहता है। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि अभी ये समय है कि आप क्या कर लीजिए कि इसको एकत्रित कर लिए, हम अपनी स्वतंत्रता को मांगे को करते हैं। इस समय में क्या है कि वो युद्ध में फंसा हुआ है और जो उसका जो हाल है ना, किसका? ब्रिटेन का हाल बहुत ही खास्ता है। मतलब कि इस समय में हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब गांधी जी बोले कि नहीं, अब तक गांधी जी जैसे के थे, ये सब क्या थे कि अब जैसे ही गांधी जी कह रहे थे कि नहीं, जो ये मांगे चल रही है, इस समय में क्या करना चाहिए, हमको उसको समर्थन करना चाहिए, इसका ब्रिटेन को। तो अब इस समय में ये दोनों हाल ऐसी हो गई स्थिति। तो यही इस समय में अब जो नेता थे वो चाह रहे थे कि कोई अभी अध्यक्ष बने ना 1939 ईस्वी में, तो कोई उग्रवादी दल का बने, जिससे वो कह रहे थे कि उग्र से ही क्या हो सकता है, अभी स्वतंत्रता मांगी जा सकती, ली जा सकती है। तो यही 1939 ईस्वी में क्या होते हैं कि कांग्रेस अध्यक्षन के लिए पर्चा भराया जाता है। और इसमें 1939 में किसको? तो सुभाष चंद्र बोस जी के पर्चा भरते हैं। और उधर से अबू कलाम आज़ाद जी जो रहते हैं, वो अबू कलाम आज़ाद 1940 से 46 सबसे लंबा काल उन्हीं का है। तो अबू कलाम आज़ाद जी पर्चा वापस ले लेते हैं, नहीं भरते हैं। और गांधी जी के तरफ उधर से समर्थन करते रहते हैं। कौन? तो उस समय उधर से जो पर्चा भरते हैं वो भरते सीतारामैया जी। तो सीतारामैया जी जैसे ही रहती है कि यहाँ पे चुनाव होता है 1939 ईस्वी में। और इस 1939 ईस्वी में क्या हो जाता है कि इसको किसको, अब सीतारामैया जी हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी क्या हो जाते हैं, 1939 ईस्वी में जीत जाते हैं। अब जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर जीतते हैं और उधर सीतारामैया हार जाते हैं, तो अब एक नई नीति प्रारंभ हो जाती है वहाँ से कि गांधी जी तुरंत क्या होता है, 2 दिनों के बाद स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि ये सीतारामैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। वो अपना निजी ले लेते हैं गांधी जी। गांधी जी बोले कि उस सीतारामैया को वापस, जैसे अबू कलाम आज़ाद जी जब अपना पत्र वापस लिए तो सीतारामैया का पत्र मैंने ही डलवाया था, अगर सीतारामैया हारा है तो सीतारामैया जी नहीं हारे, मैं हारा। अब पूरा भारत में हलचल मिट गया कि सुभाष चंद्र बोस क्या है, गांधी जी के अगेंस्ट है कि नहीं। अब ऐसी स्थिति में हो गई कि अब गांधी जी से डालने के बाद अब पूरा हो गया कि ऐसी स्थिति हो गई अब पूरा कांग्रेसिये में। और कांग्रेस दल में भी जो संगठन था उसमें भी क्या हो गया कि उनके विरोध होना चालू हो गया, किनका, सुभाष चंद्र बोस जी का। अब सुभाष चंद्र बोस जी ऐसी स्थिति में क्या कर दिए कि वो अपना त्यागपत्र दे दिए। किससे? इसके त्यागपत्र हो गया, या ले लिए या दे दिए। अब यहाँ से 1939 में त्यागपत्र होने के बाद अब क्या हो गया कि वो बाहर जाते हैं और वही फॉरवर्ड ब्लॉक की
स्थापना कर देते। अब वो बाहर जाएंगे उस ओर जर्मनी के तरफ, जर्मनी में जाएंगे तो देखिए इतने बड़े व्यक्तित्व रहते, वो बाहर वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते, सेना को एकत्रित करता है लड़ने के लिए। जो सेना ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए जाता है और उसको जर्मनी क्या करे रहता है, गुलाम बनाए रहता है, उसको रखे रहता है। तो वही वहाँ जा कर के किससे मिलते हैं, हिटलर से मिलते हैं। कौन, ये सुभाष चंद्र बोस जी। अब वो कहते हैं कि वो आपका भी दुश्मन है ब्रिटेन, हमारा भी ब्रिटेन दुश्मन है, तो जो यहाँ की सेनाएं हैं उस सेना को आप हमको दे दीजिए और वही सेना को हम क्या करेंगे, एकत्रित करके ब्रिटेन के खिलाफ यूज करेंगे, लड़ें। हो गई वहां से चालू। अब वहां गए, वहां से किए, तो अब दोनों राज क्या है, भारत माता का ही सब पुत्र है और सब की नीति किसी का अलग अलग नहीं है, लड़ाई नहीं है, सब अपना अपना अनुसार भारत की सबका उद्देश्य एक ही है। मतलब कार्य करने की नीति अलग है लेकिन लक्ष्य एक ही ना है कि सबको क्या चाहिए, भारत की स्वतंत्रता चाहिए। तो भारत के स्वतंत्रता के उद्देश्य के ही लिए सब लड़ रहे हैं। तो अब वहाँ पे जैसे भारत की स्वतंत्रता की जब बातें आ गई और सब एक ही स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, तो नीति सबकी अलग अलग है। वहाँ से सेना का एकत्रित किए, वो कहें कि हम डायरेक्ट यहाँ, गांधी जी कहे कि हम यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। तो अब वहाँ यहाँ पे गए तो वही गांधी जी को वो कहें कि अब वहाँ से वो जारी करते हैं कि कौन, सुभाष चंद्र बोस जी, कि जो ये गांधी जी की जो नीति है वो क्या है, गांधी अपना पूरा जीवन त्याग दिए किसकी, कोई भारत का सच्चा पुत्र के तहत सबसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र क्या है, भारत माता की गांधी जी सबसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र है। और गांधी जी ने भारत माता के लिए अपनी पूरी त्याग दे दिए, पूरा जीवन लगा दिए हैं। और गांधी जी को इसका परिणाम मिलेगा कि गांधी जी को पूरा इतिहास में उनको याद किया जाए, इतिहास में उनकी समर्पण और पूरी गांधी जी को याद की जाएगी। तो देखिए दोनों तरफ से विचारधारा है। अब इसका गांधी जी की भी उनके तरफ था कि 1938 में वो अगेंस्ट है, लेकिन वो उनको चुन लिए क्योंकि वो जब देखे सुभाष चंद्र बोस की, तो अब दोनों में विभिन्नताएं, तर्क अलग थी। तर्क क्या था कि वो चाह रहे थे कि आधुनिक मॉडर्नाइजेशन लाया जाए। सुभाष चंद्र बोस जी हुए, जवाहरलाल नेहरू जी हुए, वो कह रहे थे कि भारतीय औद्योगिक क्रांति हुई ना, तो औद्योगिक क्रांति का जो स्वरूप है मॉडर्नाइजेशन का, उसको भारत में भी लाया जाए। लेकिन गांधी जी का स्वरूप क्या था, ग्रामीण स्तर को उठाने के लिए गांधी जी चाह रहे थे क्या है कि ग्रामीण स्तर पर जो हथकरघा हाथों से बुन के था ना, उनका चरखा नीति, वो चरखा नीति के लेके चल रहे थे कि चरखा नीति के तहत ग्रामीण स्तर को उठाया जाए। वो चाह रहे थे कि ना बाहरी प्रवेश जब अंदर में आएगा तभी हम आर्थिक रूप से क्या हो पाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। ये दोनों की विचारधारा में उन दोनों का क्या था, विभिन्नताएं थी। सो अब आगे वहाँ से चालू होता है और 1940 ईस्वी के बाद से अब उसके बाद क्या होती है कि 1939 से 45 ईस्वी में अब चले जाएंगे काल में, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है 1942 ईस्वी में, जिसमें 0 आवर के तहत सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन उसमें अब 1942 में कोई क्या है, नेतृत्व करता नहीं है, तभी वो भी आंदोलन सफल है, सबको अंदर कर लिया गया है। लेकिन वो क्या हो गया, तभी भी सफल हुई क्योंकि उस समय स्थिति कहते हैं ना कि 1920 से पूरा विपरीत स्थिति है 1940 का स्थिति। वहाँ से जाएंगे तो अब 1945 ईस्वी 1939 से क्या हो गया, 45 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के समय में ही स्थिति क्या हो गई, अब परिस्थिति वहाँ पे क्या हो गई कि बहुत ही दयनीय परिस्थिति हो गई। और दयनीय परिस्थिति होने के स्वरूप में क्या था कि वहाँ पे सरकारें आ गई, किसकी, वो किसकी सरकार, इसकी लेबर पार्टी की सरकार आ गई। 1946 में ब्रिटेन का किसकी सरकार आ गई, लेबर पार्टी की सरकार आई। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हो गया कि उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय, ब्रिटेन की खस्ता हाल स्थिति उतनी मजबूत है नहीं, क्योंकि अब दो को बड़ा राष्ट्र उभर कर आ गया है। कौन सा, एक सोवियत संघ USSR, एक क्यों ना आ गया, अमेरिका आ गया उठ करके। तो अब जो दोनों आ गए उठ करके, तो ब्रिटेन की स्थिति क्या हो गई, दयनीय हो गई। अब इस स्थिति में आगे चल कर कहा कि जान गया कि अब हम साम्राज्य जो है वो आगे तक के नहीं चला सकते हैं। लेकिन वो कह रहा था कि डायरेक्ट स्वतंत्रता भी नहीं दे सकते भारत को। वो चाह रहे थे कि क्या है, डोमिनियन स्टेटस के तहत ही क्या किया जाए, विभाजित किया जाए। क्योंकि जो रूढ़िवादिता है, पुरानी विचारधारा के जो लोग हैं, वो लोग क्या कर सके, ये हम पे आगे आलोचना दबाव नहीं दे सके कि भारत को इसी तरह से स्वतंत्र कर दिए।
तो बाद में उस समय में जो क्या हुआ कि फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री ने कौन, क्लीमेंट एटली कौन प्रधानमंत्री बने हैं, क्लीमेंट एटली जो बने हैं। अब उसने क्या किया कि इनको उस समय कहेगा तो लिख दीजिएगा, हाँ क्लीमेंट। तो अभी कहाँ से भारत के प्रधान, फरवरी चल रहा है, प्रधानमंत्री बन जाएंगे भारत। क्लीमेंट एटली ने क्या किया, घोषणा कर दिए कि 1948 से भारत को कौन, जून 1948 में भारत को स्वतंत्र कर दिया। जून 1948 में भारत को क्या प्रशासन सौंप दी जाएगी, प्रशासन क्या कर दी जाएगी, लॉर्ड माउंटबेटन को क्या बनाया गया, वायसराय बनाई गई। किसके लिए, तो स्पेशल 3 जून क्या कर दिया कि जो लॉर्ड माउंटबेटन जी थे उनको लास्ट वायसराय बनाया गया। और 3 जून 1947 कितना को, 3 जून 1947 ईस्वी माउंटबेटन योजना आई। और इस माउंटबेटन योजना के तहत आपको क्या कर दिया गया, इसको 3 तरह से कहा कि 3 प्रांतों में बांट दी जाएगी, कैसे स्वतंत्रता दी जाएगी। लेकिन इस स्वतंत्रता का स्वरूप रखा गया, पहले ही कह दिया गया था कि हम जो स्वतंत्रता देंगे ना, तो उसका हमेशा मुख्य धारा में ये पक्ष था कि वो जो अल्पसंख्यक समुदाय, उसको कह दिए थे कि जो 1940 का आया था ना, तो उस समय में वो कहे थे क्या है कि उसके बाद जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय में भी आश्वासन में ये था कि हम क्या है जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको इसी तरह नहीं देंगे, उसको हित का संरक्षक बना के ही देंगे। तो इससे आश्वासन मिल सके कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अल्पसंख्यक समुदाय में क्या है कि जो दंगा स्वतंत्र जो अलग हो रही है उस पर नियंत्रण किया जाए। तो अब यहाँ पे कहा गया, जो उसमें आई थी उसकी मांगे मांग ली गई थी। तो 3 जून 1947 ईस्वी को ये घोषणा की लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय जो थे, तो कहा 3 तरह से बटेगी, ये 2 पहले एक भारत और एक पाकिस्तान बनाया जाएगा। 40 ईस्वी वाला में कौन था, एक भारत और एक पाकिस्तान, 2 बन गया कौन, एक भारत एक पाकिस्तान। एक कहा कि स्वतंत्र रहेगा, कौन रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। तो यही कहा कि जो भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दी जाएगी। तो इसमें कंडीशन था, डायरेक्ट नहीं था कि कोई स्वतंत्र रह जाए कोई अलग रह जाए, इसमें नियंत्रित किया गया था। इसमें पूरी बना दी गई थी कि पाकिस्तान जो बन रहा है वो अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए बनाया जा रही है। अब भारत जो बन रहा है उसमें अभी सभी संप्रदाय है, वो किसी को माना नहीं है कि हम क्या है कि हमारा विशेष धर्म, वहाँ पे जो पाकिस्तान है उसमें उसके संविधान में इस्लाम धर्म है, हमारा धर्म निरपेक्ष है, हमारा भारतीय संविधान है वो धर्म निरपेक्ष, किसी धर्म की मान्यता नहीं दी गई। तो कहा गया कि जो इस ध्यान रखा जाए, जो थे वायसराय माउंटबेटन, तो उसमें निश्चित की गई थी कि मुस्लिम का जो प्रांत बनाया जाएगा उसकी क्या क्षेत्र छोटा से छोटा रखा जाए, मतलब इतनी ही दी जाए कि हमेशा ध्यान में रहे कि वो छोटा ही रहेगा। तो बहुत जो प्रांतें थी बहुत सारा, उसमें क्या था कि अनिवार्य था कि वो क्या करेगा, भारत में ही विलय करेगा। जैसे हैदराबाद चाह रहा था कि ना हम पाकिस्तान में रहेंगे, पुलिस बल कार्रवाई के द्वारा उसको इसमें मिलाया गया, किसमें, भारत में मिला। कहा कि भाई हैदराबाद तुम यहाँ है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तुम यहाँ है, तू यहाँ से पाकिस्तान में कुंची करने जाएगा। हैदराबाद जो ये वाला एरिया है, ये हैदराबाद क्या है, सबसे ज़्यादा अति बंदरगाह का क्षेत्र है। अब बंदरगाह में आर्थिक रूप से उस समय सबसे संपन्नता है, अगर वो उस तरफ चला जाए तो क्या जाए, भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, तो किसी स्वरूप में कुछ भी कर ले इसको जाने नहीं देगा।
तो इसीलिए वो डायरेक्टर क्या किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, डायरेक्टर वहाँ पे उतारे और पूरा को अपना अधीन बना ली। तो यहीं पे भारत कहा कि एक भारत बनेगा, पाकिस्तान स्वतंत्र। उस समय प्रांतों में बटी हुई थी। प्रांत मतलब कि प्रत्येक प्रांत का राजा होता है, जैसे राज्य है ना, तो उस समय वो राज्य अपना राजा कहलाया, स्वतंत्र है। तो अब वो क्योंकि उस समय में जब विलय नीति आया था तो था ना बटा हुआ कि एक ब्रिटिश के अधीन है, एक भारतीय स्वतंत्र है, था भारत के स्वतंत्र के स्वरूप में था। ब्रिटिश प्रजातंत्र के जो विलय नीति के तहत विलय कर ली थी कि अगर राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वो प्रांत अब किसके अंदर में चला जाएगा, ब्रिटेन के अंदर में चला जाएगा। उसी तरह से वो विलय नीति करके विलय कर लिया था पूरा। तो अब यहाँ पे आ गया लास्ट में कि एक भारत बनाया जाएगी। 3 जून को घोषणा कर दी गई लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के तहत कि एक भारत पाकिस्तान एक क्या बना दिया जाएगा, स्वतंत्र क्या बनाई जाएगी। जिनको स्वतंत्र रहना चाह रहे हैं वो स्वतंत्र रहे, या तो भारत में विलय हो जाए या पाकिस्तान में। तो बाकी सब विलय पत्र पर साइन करके भारत में विलय हो गए। 3 को जो रह जाता है, जो विवाद चलती रहती, कौन 3? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। वो तीनों को क्या कर लिया जाता है, इस भारत में मिला ली जाती है। सो उसके बाद 3 जून 1947 के बाद जैसे ही हो गया, उसके बाद 18 जुलाई 1947 के अधिनियम को शाही स्वीकृति प्रदान की जाती है। अब कहा कि जो ये घोषणा किया था स्वतंत्रता के लिए कि भारत को स्वतंत्र कर दी जाएगी, कब घोषणा को सम्मिलित कर दी गई, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को शाही स्वीकृति करने का मतलब है कि वहाँ पे जो इसी तरह से संसदीय प्रणाली थी, लेकिन ब्रिटेन में जो था वह रानी होती थी। मतलब कि अभी भी राजशाही का ही सबसे प्रमुख पद था। तो कहते हैं कि शासन जो चला गया वो क्राउन के हाथों में चले गए, मतलब कि राजा रानी के हाथों में ताज के शासन के अधीन चली गई। तो वही शाही स्वीकृति मिली कि भारत को इसको क्या कर दिया जाएगा, आगे चल करके स्वतंत्र कर दिया जाए। विभाजन वही रखा गया कब, अब जैसे ही स्वतंत्रता मिलना चालू हो गया तो कब हुआ, 14 अगस्त या 15 अगस्त को रखी गई। कब, 14 अगस्त या 15 अगस्त को भारत हुआ ना, रात में जैसे भी डेट बदल जाती है 14 से 15 अगस्त वाला में। तो वही जो इसका घोषणा रखा गया। तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब कर ली, 14 अगस्त को। अब भारत कब किए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी। अब ये कहा जाता है, तो अब उसी समय में 15 अगस्त को ही देना क्यों चाहा, तो अब कह दिए थे ना कि 15 अगस्त को देने का मुख्य कारण था कि जापान का सिलेंडर, मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वार के क्षेत्र में क्या था कि जापान बहुत ही शक्तिशाली बन के उभरा था। और जापान की शक्ति इतनी बढ़ती चली जा रही थी आगे कि वो क्या हो गया था कि इस पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ता जा रहा था। तो अब उस समय में क्या लगा कि अब ब्रिटेन की स्थिति ऐसी हो गई कि अब मित्र राष्ट्र हार जाएगा, उधर से जर्मनी, जापान। अब जापान की शक्ति, तो अब जापान को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया था, 2 परमाणु बम गिराया गया। उसके बाद जापान क्या हो गई, अपने को आत्मसमर्पण कर दिए। और जैसे ही जापान आत्मसमर्पण किया, समर्पण करने के बाद क्या हो गया कि आगे उस जो डेट, जो उसको समर्पण का जो पत्र सौंपे किसको, ब्रिटेन को, वो था कौन सा दिन, 15 अगस्त। इसीलिए इस शुभ दिन मानते थे, कौन सा, मित्र राष्ट्र जो था। इसीलिए ब्रिटेन क्या किया, आगे चल करके भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्र दे दी। अब उसी दिन 15 अगस्त 14, उसके बाद क्या हो गया कि इसकी अध्यक्षता जो किए थे 15 अगस्त के दिन, लास्ट में भाषण हुई थी रातों में। अब उस समय में दंगा चालू हो गया, मतलब कि जैसे ही अब विभाजन हो गई थी, अब विभाजन के स्वरूप में घोषणा उसी दिन पता चला क्या है कि अब 2 रेड क्लिफ लाइनें खींची गई। तो अब वहाँ पे मुद्दा था कि अब डर ये सताने लगा दोनों संप्रदाय में कि बंगाल मुस्लिम बहुल प्रांत है, अब पंजाब जो सिंध का क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल्य प्रांत। तब पंजाब क्षेत्र वाला में उसमें डर था कि क्या, सिख का डर था कि कहीं हम पाकिस्तान में ना चले जाएं। विभाजन हो गई है तो जाना नहीं चाह रहा था, उस यहाँ के लोग होगा ना कि ना हम भारत में रहेंगे, दूसरा कहेगा ना हम पाकिस्तान में रहेंगे। तब लोगों में डर होने लगा कि नहीं, वो बंगाल क्षेत्र वाला कहीं हमारे जो हिंदू संख्या कम है, मुस्लिम बहुल प्रांत है, तो जब विभाजन हुआ तो हमारा क्षेत्र कहीं उस ओर न चला जाए, पाकिस्तान में ना चला जाए। अब उनको डर इसको लगने लगा, पंजाब वाला क्षेत्र को, कि हमारा भी सीमा वहीं से खींची जा रही थी। तब वही आधा सीमा उस पार गया, आधा सीमा इस पार आई। इसीलिए सांप्रदायिक दंगाएं चालू होने लगी। पाकिस्तान गए,
भारत छोड़कर कहाँ चले गए? पाकिस्तान। कितना? 72,26,000। इतना क्या हो गया? मुसलमान भारत छोड़कर कहाँ चला गया था? पाकिस्तान गया। गदर फिल्म देखे है ना? आए पार्ट 2 और पार्ट 1 में नहीं देखता है कि जो उस पार से जाता रहता है इस पार से, तो वही दोनों तरफ से दंगाएं छिड़ जाती है से पूरा, अब पूरा लोग मार जाते हैं। वही विभाजन दिखाया गया गदर में। सन्नी देओल तो अकेले जाके फरिया लेता है ना। कितना? 72,49,000 जो थे वो कहाँ आ गए? भारत से पाकिस्तान से भारत आए। क्या? पाकिस्तान से कहाँ आ गए? क्या हुआ? पाकिस्तान से भारत आ गए। इतना जैसे ही क्या हो गया कि वो वहाँ से यहाँ गए और वो यहाँ से यहाँ आए। अब इस स्वरूप में क्या हो गया कि सांप्रदायिक दंगा छिड़ गई और इसी सांप्रदायिक दंगा में मृत्यु हुई इतनी बड़ी। उसमें कितना था? 2.5 लाख से कहा जाता है 2,50,000 से कितना? 10 लाख तक के जनसंख्या मारी। इतना हाल खराब था। तो अब दो पक्ष दिया वहाँ पे, दोनों पहलू देखी गई कि मतलब कि इतना लोग मर गए पूरा। तो इसमें किसका था? हिंदू मुसलमान था कहीं पर? या बीजारोपण 1887 ईस्वी। 1887 ईस्वी का परिणाम आज भी अभी भी दंगा होता है ना यहाँ से वहाँ से, तो 1887 ईस्वी का ही अभी तक के चलता चला गया। यही इतनी स्वरूप में मरी। तो अब जो कहा, अब मुद्दा उठ गया कि विभाजन को स्वीकार क्यों किया गया। हुआ ना कि क्यों कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिए। तो इसको था कि स्वीकार करने का स्वरूप में था कि स्थिति ऐसी आ गई थी कि दंगाएं दोनों तरफ चलने लगा था और जितना का पूरे मांगे थी कि वहाँ पे क्या है कि हमारा अलग राष्ट्र होना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र की अलग मांगे होनी चाहिए। और ब्रिटेन भी था कि चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी स्वतंत्र कर दें इनको। तो अब यहाँ पे डर सता रहा था कि अब बाद में वो ब्लेम लेना नहीं चाह रहा था ब्रिटेन बाद में घोषणा किया था ना कि 1948 तक हम स्वतंत्र करेंगे, लेकिन वो 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र करके जल्दी चला गया। वो चाह रहा था कि हम रुके नहीं, मतलब कि हम स्वतंत्र करें, अब बाद में जो दंगाए या असंप्रदायिकता जो भी मुद्दाएं होगी उसका ब्लेम किस पे जाएगा? तो जो वहाँ का नेतृत्व करता होंगे उस पर जाएगा। या तो भारतीय पर जाए या तो पाकिस्तान के जो गवर्नर बने थे, कौन पहला बने? लॉर्ड मोहम्मद अली जिन्ना, वहाँ का गवर्नर। अब भारत के गवर्नर नहीं बने। भारत में गवर्नर कौन बने? तो कहा गया कि भारत का जो वायसराय रहेंगे उस समय या गवर्नर, वो कौन रहेंगे? तो वही लॉर्ड माउंटबेटन को ही कहा कि आप हमारे यहाँ स्वीकार करिए। यहाँ स्वीकार किया। अब आगे जा कर के वहाँ पे क्या हो गई कि जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, तो अब उस समय में लास्ट में क्या हो गया कि अब एक भाषण होगी, दोनों तरफ हो गया। अब इस समय में गांधी जी हैं। अब कहा कि गांधी क्यों स्वीकार किए? गांधी जी को तो नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो स्थिति ऐसी थी कि गांधी जी को भी स्वीकार करना पड़ा कि गांधी जी अब वहाँ के लोग को ही मांगे थी और यहाँ के लोग को भी मांगे थी। तो अब लोग के बीच में वो उत्पन्न नहीं ना कर सकते हैं क्योंकि अब दोनों समूह का ही मांग चलने लगा, दोनों का मेंटेलिटी वैसी बन गई है। अब उसको परिवर्तन करना नहीं था। तो अब जो हमारा उस समय में अब मुद्दा रहता है कि स्वतंत्रता मिली, तो ये स्वतंत्रता अब मिली तो कैसी स्वतंत्रता मिली? स्वराज्य का मांग चल रहा था, तो ये स्वतंत्रता मिली वो डोमिनियन स्टेटस के ही रूप में मिली, जो दिया ना स्वतंत्रता लास्ट में। तो इसमें मुद्दा रहता है कि डोमिनियन स्टेटस के दी गई। तो अब क्या था? तो कहा कि चलिए आपका सब स्वतंत्रता मिल जाएगा, लेकिन डोमिनियन स्टेटस में जो रहेगा उसमें क्या रहेगी कि जो राष्ट्रमंडल है ना, जब इसके रहेगा तो राष्ट्रमंडल के ही सदस्य के रूप में, मतलब कि भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करनी पड़ेगी राष्ट्रमंडल के छत्र छाया में। तो ब्रिटेन अब इससे क्या कर ले, जो यहाँ का जो ये शासन चला रहे थे उस शासन ने ऐसा अपनाया क्लेमेंट एटली कि उनको बाहर ब्रिटेन में जाकर के ये जवाब न देना पड़े
मतलब कि ब्रिटेन में अब उनको जवाब देनी होगी ना कि आपकी सरकारें आई तो आप अपना स्वतंत्र शासन को ख़त्म कर लिए। तो वो कहा कि अब वहाँ पर जा कर के हम जवाब दे सके कि क्या कर सके, जो रूढ़िवादिता लोग हैं उनको हम जवाब दे सके कि जो वो शासन है वो क्या है, हमारे ही छत्र छाया में चले। कहा बाद में ये अब कहा भारत ही स्वीकार किया। तो भारत क्या कि हम अभी स्वतंत्रता ले लेंगे, पूरी अधिकार हमारी हो गई, उसके बाद हम अपना अनुसार परिवर्तित कर लेंगे, पूरा हुआ ना पूरा। बाद वाला में नाम का स्थापना करते हैं भारत का, तो हम किसी का अथी नहीं रहेंगे, मतलब कि ना हम अमेरिका को अथी अपनाएंगे पूंजीवादी को, ना हम अपनाएंगे यूएसएसआर को। तो अब दोनों अब क्या क्या बीच वाला वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को लिया है, नया स्थापना कर दिए। तो अब कहा कि जो ब्रिटेन को छोड़ने की क्यों आवश्यकता, ब्रिटेन इतना दिन से नहीं छोड़ा 1920 के शासनकाल से, अब बाद में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय के बाद ही भारत को क्यों स्वीकार ब्रिटेन को स्वीकार करनी पड़ गई, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ब्रिटेन को स्वीकारने का स्वरूप ये था कि ब्रिटेन क्या किया कि उस समय में 1920 के काल में ब्रिटेन एकलौता शक्तिशाली देश है ना, उसका उपनिवेश पूरे क्षेत्र में है। उस समय में जब स्वतंत्रता हुआ 1939 से 45, तब विवादित थी साम्राज्यवाद की नीति के खिलाफ। तो अब वहाँ पर क्या हो गया कि अमेरिका और कौन आ गए उभर करके, यूएसएसआर उभर कर आ गए। तो अब यूएसएसआर का दबाव था क्या करने की, स्वतंत्रता करने के लिए। इसीलिए भारत को क्या मिल गई, आज़ादी, स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त को। और उसी 14 अगस्त के बजे क्या हुआ, 14 अगस्त या 15 अगस्त 14 अगस्त को क्या पाकिस्तान मनाए और 15 अगस्त को क्या भारत मनाए। तो अब यहाँ पे लास्ट में अध्यक्षता कौन किए थे, जब इसको समर्पित किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए मनोनीत कर दिया गया ना, बाद में उनका आम चुनाव होगा 1951। अध्यक्षता जो किए वो राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता किए। और रात में क्या हो गया कि अध्यादेश जो उस थी वो पत्र को पढ़े, उस पत्र को जो पढ़े उसको कहा था दीन ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी। क्या नाम कहा जाता है, दीन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, मतलब नियति से वादा। मतलब कि जो वो घोषणा पत्र पढ़े ना, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जो रात में घोषणा पत्र पढ़े, जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस स्वतंत्रता का आह्वान किए, सभी लोग इकट्ठा हुए। उस समय पूरा रात सो रहा है सभी, पूरा दुनिया, भारत के सभी जाग रहे थे कि भारत का स्वतंत्रता मिला है। वही स्वतंत्रता आखिर होता क्या है, स्वराज्य मिल गया, अब हम अपने अनुसार शासन चलाएंगे, कोई हमको कोड़ा मारने वाला नहीं है, कोई हमको दबाने वाला नहीं है। इतनी स्थिति दयनीय थी कि डायरेक्ट फांसी पे चढ़ाया जाता था ना, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, किसी को भी पकड़ करके। अब कहा कि अब कोई नहीं, हम स्वतंत्र जीवन यापन करेंगे, मतलब कि हम स्वतंत्रता, हमारा सोना का चिड़िया जो गुलाम हुआ गया था, पिंजरे में कैद थी, बाद में सब लूट के भी ले गया। अब कहा कि अब इस समय में कहा जाता है कि स्वतंत्रता देने के पीछे ये भी कारण थी, बहुत मुद्दा जुड़ा हुआ है, ये भी कारण थी कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी थी। वहाँ पे इतना सांप्रदायिक दंगा चलने लगा, इतना लोग मारे गए कि अब उस समय में स्थिति, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय भारत में इसी स्थिति नहीं कि अर्थव्यवस्था अब लोगों तक न पहुँचा सकता है। जीवन यापन करने के लिए जो भूख है, वहाँ पर भोजन की संपूर्ण अवस्था नहीं पा सकते, अब शासन कैसे करें। तो ये सब मिला करके स्वतंत्र मिला है। बाद में तो नेता सबका, उन लोगों का भी पूरा समर्थन है। आज रात में क्या हुआ, दीन ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी, जो रात में जब पूरा घोषणा हुआ लोग जगे रहे। उस समय में गांधी जी वहाँ उपस्थित नहीं थे, मतलब गांधी जी उस समय में कहाँ थे, जब दंगा, उस समय में स्वतंत्रता मिली, रात में घोषणा पत्र पढ़ रहे थे, तो गांधी जी कलकत्ता में थे, वेस्ट बंगाल में, और जो दंगाए हो रहे थे उसको नियंत्रित भी किए, और वो समझाने की कोशिश किए कि हम लोग क्या हुए, मन से नहीं माने हैं विभाजन। वो कहें कि कांग्रेस को कह दिए कि चलिए स्वीकार कर लीजिए गांधी जी, लेकिन मन से नहीं मानिए कि हम दोनों अलग हुए, हम सब एक ही। गांधी जी कहें कि वो ऐसी सीमा बना दिया गया है, लेकिन हम भारत पाकिस्तान सब एक ही है, आप मन से अलग नहीं मानिए। तो वही दंगा को स्वीकार रहे थे कि हम लोग ऐसी सीमा हुआ है, हम लोग अलग नहीं है, हम लोग सब आदमी साथे हैं। वो दंगा को समझाने में थे गांधी जी। यहाँ पे क्या हो रही थी, तो अब गांधी, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्यों नियुक्त किया गया, बोलिए। प्रश्न उठा ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्यों हुआ, किसी और को काहे नहीं चुना गया।
उसके अपेक्षा में थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी थे, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो जो ये लोग थे उसकी अपेक्षा में उनका प्रभाव उतना देश पे नहीं था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी था, उनकी प्रभाव थी, और उसका मुख्य कारण था कि वो हिंदू समाज से थे लेकिन हिंदू के फेवर में नहीं थे। मतलब कि अब जिसको यहाँ गांधी जी कहे हैं कि ये भारत देश भी आप ही का है, आपका ज़मीन है, आपकी विचारधारा है, आपकी बचपनी जुड़ी हुई है, जब आप चले जाइएगा तो यहाँ कौन देखेगा आपको? मुस्लिम जब जा रहा था से आप रुक जाइए यहाँ। तो अब जो यहाँ रुके तो कोई ऐसा नेता होना चाहिए ना जो उसकी संतुष्टि मिल सके कि हाँ भारत हमारा ही देश है, हम पे कोई ऐसा अत्याचार नहीं चाहिए। नेता जो है हमारे लायक, हमारे फेवर में सोचते थे। उस समय में जो राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनका अपना समुदाय के प्रति झुकाव था। नेहरू जी का था, उनका कोई झुकाव नहीं था। जिनका मन करे जाके पढ़ लीजिएगा किताब, न तो ले लीजिएगा किताब, समझ गए कि इसमें है। तो कहा कि सही बात है, झुकाव था, लेकिन कहे कि वो जो था ना नेहरू जी का झुकाव नहीं। नेहरू जी थे ना, वो समान था, उनको ज़्यादा हिंदुत्व की ओर झुकाव नहीं था। तो इसीलिए उस समय कहे कि जो सही हो ना, भरोसा दिला सके सभी समुदाय को भारत में, उसमें सबसे अच्छा लीडर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बीच विवाद भी थी, गांधी जी या उनके बीच क्या विवाद थी? तो उन दोनों के बीच विवाद था कि गांधी जी थे वो क्या हस्तकरघा मतलब कि चरखा नीति के समर्थन थे। वो ग्रामीण सामान की बातें करते थे और हाथों से जो बुनी हुई चरखा नीति थी उसको प्रोत्साहन दे रहे थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो क्या थे? औद्योगिक क्रांति और मॉडर्नाइजेशन को समर्थन कर रहे थे। कहा कि भारत की आर्थिक अब विकास हो सकता है तो बाहरी आर्थिक नीति को जब हम अपने अंदर प्रवेश करें तभी हम उत्थान करें। गांधी जी कहता नहीं, ग्रामीण परिवेश से उत्थान। नियति से वादा मतलब कि जो वो पढ़े लेटर को, इसी को कहा गया डीन ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी, नियति से वादा। और इसी वादे के तहत मतलब वादा में कहा गया कि हम किस तरह से अपने साम्राज्य को चलाएंगे, निष्पक्ष रोके, किसी और झुकाव नहीं। जो अंदर घोषणा पत्र पढ़ते हैं ना, अपना पत्र, वही रात में पढ़े कि हम क्या पूरे भारत साम्राज्य को लोगों के भविष्य के रूप में काज, किसी और हमारे झुकाव नहीं, हम इसको लेकर चलेंगे देश के एक विशाल के स्वरूप में। वही सब इसमें पढ़े और उसके बाद इनका समापन हो गया। अब भारत हमारा क्या हो गया? स्वराज्य हो गई। समझ गए? तो वही 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हो गया? हम तिरंगा झंडा को फहराना सबसे पहले कहाँ? लाल किला में फहराई जाती है। और लाल किला के ऊपर और उसके बाद वहाँ पे क्या होती है? 21 तोपों की सलामी, मतलब कि जो भी हमारा सैन्य शक्ति है उस शक्ति का हम क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं, दिखाते हैं, विश्व को सामान ला करके हमारे पास भी इतनी शक्तियाँ है, सो परेड होता है। उसके वही उससे अब ये जो इसके बाद वहाँ से लगातार स्वतंत्रता दिवस से क्या है? भारत के अवकाश के रूप में मनाना चालू हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि अब सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाई गई थी? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। अब उसके बाद क्या होने लगा कि 26 जनवरी को 1930 ईस्वी 26 जनवरी से प्रत्येक वर्ष झंडा फहराना चालू हो गया। 1930 से 1950 का काल माना जाता है। 1930 से 1950 मतलब कि 1947 ईस्वी यहाँ से तक है ना कि प्रत्येक वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। पहले कहाँ, कब मनाते थे? 26 जनवरी को मनाते थे। तो क्यों ये 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई कि हम स्वतंत्रता लेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इससे क्या हो सके कि जब प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता मनाएंगे तो ये हमारे जनता के शरीर में कैसा काम करे? ईंधन के रूप में काम करे। गाड़ी में ईंधन होती तो चलती है ना, तो वह कहा कि ईंधन स्वरूप में मतलब कि शरीर के अंदर में हमेशा ज्वलित होनी चाहिए कि प्रत्येक वर्ष हमको याद होना चाहिए कि हम किसकी लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं? अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए। इसीलिए यहाँ से प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाना
प्रारंभ हो गया। और उसके बाद हमको स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिला। तो 15 अगस्त 1947 से हम लोग क्या करने लगे, स्वतंत्रता दिवस मनाना चालू कर दिए। जो स्वतंत्रता दिवस का जो डेट था 26 तारीख, उस 26 जनवरी को हम क्या मनाने लगे, गणतंत्र दिवस, क्योंकि उस दिन हमारा क्या हुआ, संविधान को हम अपना लिए। समझ गए, संविधान को बनकर तैयार पहले ही हो गई थी संविधान, लेकिन उसको लागू क्या किया गया कि अपनाए कब, 26 जनवरी को। लागू तो 200 पहले ही बहुत सारा अनुच्छेद लागू हो गया था। समझ गए, तो उसके बाद वाला में यही पूरी स्वतंत्रता दिवस की कहानी थी। सो पूरा देख लिया। इसमें बहुत सारा, जैसे कि अब ख़त्म करना इतने पे है, अब सबका विवाद अपना अपना अलग है, सबकी नीति। अब सबको जोड़िएगा, किससे अम्बेडकर से कैसा विवाद, उससे कैसा विवाद, तो एक अलग टॉपिक ना हो जाएगी। इसको थोड़ा निकलना है इसी तरह से। चलिए समापन होता है इसका। कोई दिक्कत रहे तो पूछ लीजिएगा फिर।